कब ये ख्याल आया कि खाकी छोड़कर खादी पहन लेते हैं? कांग्रेस वाले कहते हैं, विपक्ष वाले कहते हैं कि घोटाले में मिला तो कुछ नहीं, बीजेपी को प्रचंड बहुमत से सत्ता। कई सारे विभागों में आपके खिलाफ शिकायत दी गई कि आपके जो जांच करने का तरीका है, आपके कार्रवाई करने का तरीका है, वो दरअसल ठीक नहीं है। अपराध के खिलाफ इस सरकार की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की है, लेकिन इसी को लेकर कई बार विपक्ष, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव सवाल खड़ा करते हैं कि टारगेटेड कार्रवाई की। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, 22 में 22 किल, बीजेपी कह रही है मिशन 300 प्लस। कैसे हो पाएगा? समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल, उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि आपकी पत्नी जो यहाँ की आईजी हैं, उनका तबादला किया जाए, चुनाव प्रभावित कर सकते। असीम अरुण भी आ गए बीजेपी में, उनको भी पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया, आप भी आ गए, तो ब्यूरोक्रेसी को बीजेपी पसंद है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं रोड शो में नेताजी, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। रोड शो में आज हमारे साथ जो नेताजी हैं, वो नेताजी बनने से पहले क्या थे, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, धनबाद से इंजीनियरिंग की, 96 में पीपीएस अधिकारी बने और उसके बाद प्रतिनियुक्ति पर ईडी में चले गए। ईडी में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर रहे, बाद में वीआरएस लिया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और बीजेपी ने सरोजनी नगर से उनको अपना प्रत्याशी बना दिया। हम बात कर रहे हैं राजेश्वर सिंह जी की। राजेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के शो। थैंक यू सर, चलते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र और जानते हैं कि 22 के मुद्दे क्या हैं और माहौल क्या है। थैंक यू। चलिए सर। सर, हम सुन रहे हैं, सब कह रहे हैं हमारा नेता कैसा हो, राजेश्वर सिंह जैसा हो। बचपन से हम सब लोग सुनते आए हैं हमारा नेता कैसा हो, फलाने नेता जैसा हो, ढिमाके नेता जैसा हो। आपने भी सुना ही होगा, बचपन में तय कर लिया था नेता बनना है, नौकरी करते हुए तय किया। कब ये ख्याल आया कि खाकी छोड़कर खादी पहन लेते हैं? जब ये ख्याल आया कि ये अपराधी जो है खाली जेल भेजने से नहीं खत्म होंगे, ये रक्त बीज हैं। एक को जेल भेजिए, एक की संपत्ति जब्त कीजिए, पुलिस में एक का इनकाउंटर हो, दूसरा आ जाएगा, एक माफिया जाएगा, दूसरा आ जाएगा। कि जब ऐसे कानूनों की आवश्यकता हो कि राजनीति में ये अपराधी और माफियाओं को खत्म किया जा सके, तब से मैंने सोचा कि अब नौकरी के बाद राजनीति में आना चाहिए। ये कैसे तय किया कि बीजेपी में ही जाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो स्पष्ट राजनीति करती है, जिसकी विचारधारा राष्ट्र प्रथम की है, जो तुष्टीकरण में नहीं विश्वास करती, सांप्रदायवाद में नहीं विश्वास करती, जो कहती है मैनिफेस्टो में, जो भी कहती है, चाहे राम मंदिर निर्माण कराना हो, निर्माण हो रहा हो, 370 हटाना हो, 370 हटा दिया, ट्रिपल तलाक खत्म करना हो, ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया। जो चीज कहती है वो करती है। यहाँ जो व्यक्तित्व, जो नेतृत्व कर रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी, एक बहुत ही ईमानदार और एक बहुत ही प्रभावशाली और प्रेरणा स्रोत हैं। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, इतना निडर, निर्भीक और राष्ट्र प्रेमी आज तक गृह मंत्री नहीं आया। सरदार पटेल के बाद वो दूसरे ऐसे गृह मंत्री हैं। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो रहा है। माफियाओं को, अपराधियों को जेल में डाल रखा है। उत्तर प्रदेश जो कभी गुंडा प्रदेश, जंगल राज प्रदेश के नाम से जाना जाता था, आज सबसे ज्यादा अमन चैन है। सुल्तानपुर के राजेश्वर सिंह, सुपर कॉप राजेश्वर सिंह कैसे बने, उस यात्रा के बारे में बताइए। नहीं, जहाँ पे भी मैं रहा, पुलिस में रहा, वहाँ बड़े निष्ठा से, समर्पण से काम किया। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी। सख्त कार्रवाई करने से डरना नहीं चाहिए। जो अपराधी यदि डकैती डाल रहा है, मुठभेड़ें कर रहा है, लूट कर रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो सख्त कार्रवाई करी। प्रवर्तन निदेशालय में गया, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो भ्रष्ट माफिया थे, जो उस पर आऊंगा। उससे पहले आप लखनऊ में तैनात रहे, आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाए, आपके स्टाफ के लोग आपको साइबर जेम्स बॉन्ड कहा करते थे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। नहीं, क्राइम ब्रांच मैंने सेटअप करी तब इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस 20 साल पहले, इतना ज्यादा नहीं था। चूंकि मैं आईआईटी मेरा बैकग्राउंड है, तो मैंने उसका बहुत उपयोग किया पुलिस को मॉडर्नाइज करने में, क्राइम ब्रांच को हाईटेक किया, सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की शुरुआत करी। इस कारण लोगों को बड़ा विश्वास हुआ पुलिस पे। फिर आप प्रतिनियुक्ति पे ईडी में चले गए। उसके बाद मुझे ईडी में जाने का अवसर मिला, ईडी ने मुझको लिया, तो मतलब उसके बाद लगभग 13 वर्षों तक मैं ईडी में रहा। उसके बाद आपने वहां रहते हुए तमाम घोटालों का खुलासा किया, जिसमें 2G है, कॉमनवेल्थ है, इसके अलावा कोल स्कैम है। तो कांग्रेस वाले कहते हैं, विपक्ष वाले कहते हैं कि घोटाले में मिला तो कुछ नहीं, बीजेपी को प्रचंड बहुमत से सत्ता घोटाले करने वाले सब ऐसे ही कहते हैं। घोटाले करने कांग्रेस को देखना चाहिए क्या हुआ। सारे घोटालों की जांच सुप्रीम कोर्ट करा रहा था, मॉनिटर कर रहा था, सारे अरेस्ट हुए, जेल गए।
इन्होंने कहीं स्पेक्ट्रम बेच दिया, कहीं कोल माइंस बेच दी, जनता का जो जनसंपदा था वो इन्होंने बेच दिया। तो उसके बाद घोटाले वाला हर आदमी यही कहता है कि हमने कुछ नहीं किया। मिला क्या था सर जांच के दौरान? हर चीज में, कोल स्कैम में आप देखिए जितनों को इलीगल माइंस अलॉट हुई थी, इन्होंने जो कम रेट पे लेके स्टेक्स ऑफलोड किए, सारे स्टेक्स अटैच हुए। एयरसेल मैक्सिस स्कैम था, चिदम्बरम साहब जेल गए, इनके बेटे जिनको कोई लेना देना नहीं था, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे थे, जिन कंपनियों को काम मिला वो जेल गए। तो हर स्कैम में जितने कॉरपोरेट्स भ्रष्टाचार कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। अगस्ता वेस्टलैंड केस, सारे केसेस में जहां जहां इन्वॉल्वमेंट रहा ईडी ने कार्रवाई करी और इन सब के खिलाफ कार्रवाई करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ट्रायल में है सारे केसेस। इससे जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल मेरा, जब आप ये जांच कर रहे थे 2011 के आसपास की बात है, कई सारे विभागों में आपके खिलाफ शिकायत दी गई कि आपके जो जांच करने का तरीका है, आपके कार्रवाई करने का तरीका है, वो दरअसल ठीक नहीं है और आय से अधिक संपत्ति का उसी दौरान भी आपके ऊपर आरोप लगा। हाँ बिल्कुल, ये विपक्ष का काम, जिसकी आप जांच करेंगे, जो 50,000 करोड़ के कॉरपोरेट्स हैं, जिसकी भी आप जांच करेंगे वो यही करता है। मेरे खिलाफ 50 एमपीओ से कंप्लेंट कराई, सुप्रीम कोर्ट को मैंने हर चीज एफिडेविट पे दी। ये इनका एलिगेशन है, ये मेरा जवाब है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार हुआ इंडिया की हिस्ट्री में सुओ मोटो क्रिमिनल कॉग्निजेंस लेते हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नोटिस इशू किया और सारे आरोपों को सेट असाइड कर दिया मेरा जवाब पढ़ के, और इनके खिलाफ कंटेम्प्ट के चार्जेस फ्रेम कर दिए जिसपे सुनवाई चल रही है। कभी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली एंटरटेन नहीं करता। चूंकि मैं कोर्ट मॉनिटर्ड केस का आईओ था, मैंने कोर्ट को बताया कि क्या होता है। आप कहते हैं जांच करिए, निष्पक्ष जांच कीजिए, निष्पक्ष जांच का नतीजा क्या है कि फर्जी आरोप लगाने की एक लिमिट होती है। कोर्ट ने जहां देखा, कोर्ट ने उसके बाद इन सबके खिलाफ कार्रवाई करी। सरोजनी नगर के हर इलाके में आप घूम रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि भी क्या क्या किया जाना बाकी है? विजन क्या है आपका सरोजनी नगर को लेकर? विकास तो करना है। जितनी सरोजनी नगर की क्षेत्र की समस्याएं हैं, जहां जहां जा रहा हूं नोट कर रहा हूं। इसके बाद यहाँ पे एक 24 घंटे का फंक्शनल ऑफिस बनाऊंगा, एक युवाओं के लिए केंद्र बनाऊंगा, जिसकी जो समस्या है वो 24 घंटे एंटरटेन करूंगा, चाहे ट्विटर के माध्यम से दें, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से दें, चाहे आके दें या किसी माध्यम से दें, और 24 घंटे उसको रजिस्टर करना है, रिकॉर्ड करना है और उस पर रिस्पॉन्ड करना है। युवाओं के लिए विशेष तौर पे मैं करना चाहता हूं, सरोजनी नगर में एक सेंटर फॉर यूथ खोलना चाहता हूं, जहां कोई भी युवा आए उसको हिंदुस्तान में, प्रदेश में, जिले में कौन सी नौकरी अवेलेबल है उसका डाटा। और कुशीनगर हादसे को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही। लापरवाही को लेकर कई पर गाज कोटवा सीएचसी प्रभारी को हटाया गया, फार्मासिस्ट को निलंबित किया गया, 2 एम्बुलेंस ड्राइवर को भी बर्खास्त किया गया। घायलों के इलाज में लापरवाही के आरोप में कुशीनगर हादसे में 13 की मौत हुई थी और जिसमें ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कोटवा सीएचसी प्रभारी को हटाया गया है, फार्मासिस्ट को भी निलंबित किया गया है और 2 एम्बुलेंस ड्राइवर को भी बर्खास्त किया गया है। घायलों के इलाज में जो लापरवाही के आरोप है उसको देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही देखी गई और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई भी हुई। बिल्कुल, ये जिस तरह की घटना थी और उसके बाद जो स्थितियां हुई उसमें कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग थे, जो रेस्क्यू कर रहे थे, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया था, क्योंकि ना तो समय पे एम्बुलेंस पहुंची और जब कुछ लोग पुलिस की गाड़ी से जो नजदीकी सीएचसी था कोटवा वहां लेकर गए तो ना तो वह समुचित इलाज मिल पाया। तो लोगों को इस बात को लेकर आक्रोश था कि आखिर स्वास्थ्य विभाग की शिथिलता इतनी क्यों है, इतनी बड़ी लापरवाही क्यों कर रहा है स्वास्थ्य विभाग, जिसको लेकर के पहले तो जिला अस्पताल में हंगामा किया गया था और जब शव गांव में आया था, 13 लोगों के शव गांव में आने के बाद में भी लोगों में आक्रोश था कि अगर सही समय पे इलाज मिल जाता तो कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इस बात को लेकर के जिला प्रशासन ने जांच बैठाई थी। सीएमओ और एडिशनल सीएमओ पूरे मामले की जांच कर रहे थे, आखिर लापरवाही किसकी हुई है, किस तरह से लापरवाही हुई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद एक कोटवा सीएचसी के फार्मासिस्ट है उनको सस्पेंड किया गया है और 2 एम्बुलेंस चालक थे जिन्होंने लापरवाही की थी, घायलों को ले जाने में लापरवाही की थी, उनकी सेवा समाप्त की गई है और सीएचसी के जो प्रभारी हैं उनका वहां से तबादला कर दिया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही में जो जांच में सामने आई।
अशोक, सीएचसी प्रभारी को हटाया गया है, फार्मासिस्ट को निलंबित किया गया है और 2 एम्बुलेंस ड्राइवर को बर्खास्त किया गया। क्या इसके अलावा भी क्या किसी पर कोई गाज गिर सकती है? जी, घटना के बाद जो स्थितियां थी वो काफी विकट थी, चूंकि एक साथ 22 लोग जो गिरे थे, 22 लोगों को जिला, पहले तो कोटवा सीएचसी ले जाया गया और उसके बाद जिला अस्पताल ले जाया गया। तो वहां एक डॉक्टरों की पूरी फौज आ गई थी, सारे लोगों को बुला लिया गया था। सीएमओ सुरेश पटरिया खुद मौके पर भी पहुंचे थे, एडिशनल सीएमओ पहुंचे थे और पूरा प्रशासनिक अमला जिला अस्पताल पहुंचा था। तो जो घायल थे, जो डेड हो गए थे, उनकी तो कोई बात नहीं थी, चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन जो घायल थे उनका समुचित इलाज किया गया। हालांकि अभी जांच की जा रही है कि आगे किस स्तर पे और लापरवाही हुई है, लेकिन जिला या स्थानीय लोगों का प्राथमिक तौर पे यही कहना था कि कोतवाल। बिल्कुल अशोक, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी इस पूरे मामले में जांच चल रही है। अब देखना यह होगा कि जब जांच रिपोर्ट सामने हादसे में युवक और युवतियां जिंदा जले हैं। सेक्टर 53 के एक जगह की ये घटना है जहां पर स्पा सेंटर में आग लगी है। थाना सेक्टर 24 इलाके की घटना बताई जा रही है। आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में था ये स्पा सेंटर जहां पर आग लगी है। बिना एनओसी ये स्पा सेंटर चल रहा था। तो बड़ी खबर है नोएडा से, जहां पर युवक और युवती जिंदा जले हैं। बिना एनओसी के ये स्पा सेंटर चल रहा था। थाना सेक्टर 24 इलाके की घटना बताई जा रही है। हादसे में युवक और युवती जिंदा जले हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने सीमापुरी इलाके में एक घर की तलाशी ली है जहां एक संदिग्ध बैग मिला है जिसमें आईईडी होने की पुष्टि की गई है। सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे, वहीं एनएसजी भी मौके पर मौजूद है। जानकारी के मुताबिक स्पेशल सेल ने जिस घर की तलाशी ली है उसमें एक बैग में सील पैक संदिग्ध सामान मिला है। जांच करने के बाद इसमें आईईडी पाया गया है, जिसमें अब एनएसजी की टीम ओपन पार्क में लेके जाएगी जहां उसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जिस कमरे में बैग मिला है उसमें 3 से 4 लड़के किराए पर रह रहे हैं जो फिलहाल फरार हैं। दिल्ली के गाजीपुर में आरडीएक्स मामले की जांच करते हुए स्पेशल सेल की टीम दिल्ली के सीमापुरी इलाके के घर में पहुंची थी जहां उन्हें ये संदिग्ध बैग मिला। ऐसे में बैग में मौजूद सील पैक संदिग्ध सामान को उस बैग के से अलग करके दूसरे बैग में शिफ्ट किया गया। जांच के दौरान उसमें आईईडी होने की बात कही जा रही है। तो घर की तलाशी में ये संदिग्ध बैग मिला है। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा वृंदावन के राधा रमण मंदिर पहुंचे और होली का आनंद लिया। इस दौरान श्रीकांत शर्मा ने फूलों की होली खेली और रसिया भी गाएं। आपको बता दें इस वक्त पूरा ब्रज होली के रंगों में रंगा हुआ है और श्रीकांत शर्मा मथुरा की वृंदावन विधानसभा सीट से बीजेपी से उम्मीदवार भी है। मथुरा में पहले चरण में मतदान हो चुका है जिसका परिणाम 10 मार्च को आएगा। पीएम मोदी गुरुवार को फतेहपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी का टीका बताया और इसके अलावा पीएम ने कहा है कि कांग्रेस पर यूपी के लोगों को अपमानित करने का आरोप है। साथ ही पीएम ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। ये परिवारवादी क्या बोल रहे हैं? ये तो भाजपा का टीका है। भाइयों बहनों, आपको जब टीका लगाया तो किसी ने कहा था कि भाजपा का टीका है। अरे तो कोरोना से बचने का टीका है। जब यूपी के लोगों ने इनकी बात अनसुनी कर दी, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि टीके से 2 लोग डरते हैं। टीके से 2 लोग डरते हैं, एक कोरोना वायरस और दूसरे ये टीका विरोधी लोग। एक छोटी सी सोच से
यूपी जैसा बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश नहीं चलाया जा सकता है। यही वजह है कि फिर एक बार यूपी कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। गौर परिवारवादियों की लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने दशकों तक देश में और यूपी में सरकारें चलाई है, लेकिन आप लोगों ने जब से उन्हें यहां से बेदखल किया है, इन लोगों की यूपी के प्रति नफरत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इन परिवारवादियों के मुख्यमंत्री ने यूपी के लोगों का अपमान किया तो गांधी परिवार तालियां बजाता रहा, और आज ये लोग यूपी के लोगों से आकर वोट मांग रहे हैं। आपको इन परिवारवादियों से भी बचकर रहना है। और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।